ओके, तो अभी जो हमारा लेक्चर है, अभी से पहले हम स्टडी कर चुके हैं डिफरेंट एफईटीज़। ठीक है, अगर आप इनलिस्ट करें उन एफईटीज़ को, तो उन एफईटीज़ में सबसे पहले आपने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी किया। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद आपने डी मॉसफेट को स्टडी किया और ई मॉसफेट को स्टडी किए। तीन मॉसफेट्स हैं और इनकी डिफरेंट बायसिंग्स को आपने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो अब हम पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे। तो पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स मींस ऐसे मॉसफेट स्ट्रक्चर्स, चार किस्म के स्ट्रक्चर्स भी आपने देख लिए, जेफेट के लिहाज से भी, बीजेटी के लिहाज से भी, डी मॉसफेट के लिहाज से भी और ई मॉसफेट के लिहाज से भी। पावर मॉसफेट, जब भी पावर की बात आती है, इट मींस हायर वोल्टेजेस एंड हायर करंट्स, मींस ऐसे ट्रांजिस्टर्स जो कि हायर पावर्स और हायर करंट्स पर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन ग्राफ को जो हमने बिल्कुल लेटेस्टली जेफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट के देखा है, इनमें इंपॉर्टेंस यहाँ पर थी, जिसे मैंने उस टाइम भी आपके लास्ट लेक्चर में भी हाईलाइट किया था, कि आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि इनकी कैपेसिटेंस भी हाइयर है, मीन्स 1 to 10 पिको फेराड, और आपके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो जेफेट में आपके पास 100 मेगा ओहम है, और आपके पास डी मॉसफेट और ई मॉसफेट में इवन ग्रेटर देन 10 to the power 10 ओहम्स, और यू कैन से 10 गीगा ओहम तक इनकी आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इनपुट रेजिस्टेंस, उतना वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। उतनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन टू करंट होता है, उतनी ज़्यादा आपको पोटेंशियल या उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पुश करने के लिए। क्लियर? तो पॉइंट ऑफ फोकस ये है आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अब हम जब पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो हम चाहेंगे कि इनपुट, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, मींस इनपुट रेजिस्टेंस क्यों हमने ज़्यादा थी, क्योंकि गेट इंसुलेट हो चुका था, जो कि यहाँ पर आपको इसके सिंबल में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्यों कम थी? क्योंकि वो आपके पास इंसुलेट नहीं था, लेकिन इट वाज मच हायर देन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि आपके पास आप रिवर्स बाइसिंग में उसे एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते थे। क्लियर? तो अब ज़रूरत थी, इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी तरह से स्विचिंग परफॉर्म कर सकता था, उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटेंस थी। लेकिन जब हम पावर स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं, तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी आपके पास रेजिस्ट कर रहे होंगे हायर करंट को। ठीक है, उतनी रेजिस्टेंस मिल रही होगी हायर करंट को। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा होगा, जो कि इनकेस काउंट कर सकता है हायर वोल्टेजेस में या वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन में। लेकिन जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हायर होगी, हाई इनपुट रेजिस्टेंस limits it to low power application because it restricts high current, because जब हम power applications की तरफ जाते हैं तो P equals VI, we need both I and current in higher number। तो वोल्टेज तो हायर होगा या करंट हायर होगा, तभी हमारे पास एक अच्छी पावर एम्पलीफिकेशन हो सकती है। तो हमें ये पता है कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि ये अब एक चैनल की वेट जो कि वाइट कलर में शो की गई है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस शो कर रही है, और इसकी रेजिस्टेंस इनपुट के लिहाज से क्योंकि ये इंसुलेटेड है गेट, और गेट की इंसुलेशन की वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक पॉइंट ऑफ फोकस हमारे पास चैनल होगा। वाई चैनल दो चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है, एक कि वो इंसुलेट हो चुका है, दूसरा चैनल की लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है डायमीटर एंड लेंथ पर। जो जितना ज़्यादा चैनल की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी, तो जितनी चैनल की लेंथ कम होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह से जितनी चैनल की डायामीटर, ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना उसका डायमीटर कम होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसके ऊपर हम पावर मॉसफेट्स के स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके अलावा हाई इनपुट कैपेसिटेंस है विच रिस्ट्रिक्ट्स इट्स यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स 1/2πfc। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर इस फार्मूले को आप रीअरेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/2π कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC मल्टीप्लाई बाय इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है,
तो अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हो तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका इन्वर्स रिलेशन है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के साथ भी और कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ भी। तो हमारे पास जब इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस की तरफ लेकर जाएं, इनको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़रूरी भी है लेकिन हमें उसकी वैल्यू को कम करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाई पावर एप्लीकेशंस की तरफ जाएं तो इनपुट रेजिस्टेंस ज़रूरी भी है लेकिन हमें जो उनकी रेजिस्टेंस है RN उसे कम करना होगा। तो बेसिकली हम 2 पॉइंट्स पर पहुंचे, वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, क्या बता सकता है आप में से कोई कि हमें 2 कौन से पॉइंट्स को कम करना है? सर इनपुट रेजिस्टेंस को कम करना है और कैपेसिटेंस को कम करना है। कैपेसिटेंस को कम करना है, इनपुट रेजिस्टेंस को कम करना है लेकिन इतना कम भी नहीं करना कि हम बीजेटी तक पहुंच जाएं, ठीक है। और कैपेसिटेंस को कम करना, इतना भी कम नहीं करना कि हम बीजेटी तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो हमें सर ये इनपुट जी सर ये मॉसफेट में हो रही है। जी मॉसफेट देखें ना, हम तो सर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, हम इसमें तो पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे इसमें तो सर इनपुट रेजिस्टेंस तो इनफिनिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर प्लेट्स हैं। हैं। जी प्लेट्स हैं तो दरम्यान में इंसुलेटर है। तो सर उसमें से तो फ्लो नहीं होएगा ना सर। नहीं तो हम, आप देखो ना, आप कैपेसिटर की इम्पिडेंस कैलकुलेट नहीं करते आप XC से? सर वो तो एनालॉग उसके लिए ना, ताकि वो क्योंकि करंट तो तो हम भी जब हम पावर की बात करें इट मीन्स हम हायर AC पावर्स और बहुत AC वोल्टेजेस और AC करंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम यस सर बाइसिंग से सही। निकल आए, ठीक है। तो अब हम जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको, अच्छा, 2 चीज़ों पर तो हम मुत्तफिक हो चुके हैं कि एक, हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा टू यूज़ इट फॉर हायर पावर एप्लीकेशंस। अदर थिंग इज सर कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना होगा ताकि हम हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस की तरफ लेकर जाएं। जी सर ये जो इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों तो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए जब इन दोनों को कवर कप करना होगा तो आप किससे कर रहे होंगे, आप चैनल्स की वेट से कर रहे होंगे। इसलिए दोनों ही किससे कंट्रोल हो रहे होंगे, चैनल से। तो इन दी एंड हमें क्या करना होगा, हमें चैनल ज़रूरी चाहिए भी है, इंसुलेशन भी चाहिए, लेकिन हम चैनल को क्या कर रहे होंगे, उसके साइज़ को किसी तरह से कम कर रहे होंगे, उनके डिस्टेंस को किसी तरह से कम कर रहे होंगे। हम तमाम के तमाम पावर स्ट्रक्चर्स में चैनल की लेंथ या चैनल की शेप को चेंज कर रहे होंगे, तमाम के तमाम पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स में। क्लियर? तो इस स्लाइड्स में आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है और कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ चैनल, ठीक है। जो हमारे पास चैनल कौन सा है, चैनल आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये थोड़ा सा कलर की मैचिंग हो गई, अदरवाइज ये वाइट कलर जो है यहाँ पे चैनल डेवलप होता है। तो ये जो वाइट एरिया है ये आपके पास चैनल, तो जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी या जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस और उतनी ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है। क्लियर? तो आप इस स्लाइड से इन 2 पॉइंट्स पर एग्री कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ सर चैनल की विड्थ के चैनल, जरिए। ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हमारे पास कि गुड पावर स्विच शुड वर्क रिलेटिवली लो वोल्टेजेस लेस देन 200 वोल्ट एग्जैक्टली हाई स्पीड करेक्टरिस्टिक्स एंड लो लेवल ऑफ ऑन रेजिस्टेंस टू इंश्योर मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ताकि हमारे पास जो ऑन रेजिस्टेंस है वो कम होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास मिनिमम पावर की रिस्ट्रिक्शंस हो रही होंगी। अच्छा, उसके अलावा थ्रू अ वर्टिकल चैनल डिज़ाइन पावर एंड करंट लेवल्स कैन बी इंक्रीज अलॉन्ग विद हायर स्विचिंग स्पीड्स एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग डिसिपेशंस। ये डिफरेंट है कि हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, हम 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर हो और वर्टिकल स्ट्रक्चर मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर हो। जैसे आपने डी मॉसफेट को पढ़ा तो डी मॉसफेट एक वर्टिकल स्ट्रक्चर था और ई मॉसफेट एक आपके पास हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो उसके बाद पावर मॉसफेट्स हैव रिड्यूस ऑन रेजिस्टेंस लेवल्स एंड हाई करंट एंड पावर रेटिंग्स देन प्लानर मॉसफेट्स। अब प्लानर मॉसफेट्स किनको कहा जा रहा है, जो आपने डी मॉसफेट और ई मॉसफेट्स यूज़ किए उनकी निस्बत जो आपके पावर मॉसफेट्स होंगे उनकी रेजिस्टेंस रिलेटिवली लेस की जाएगी, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता है आप लोगों को? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता है?
ये स्टेटमेंट है पावर मॉसफेट हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यस सर, कि टेम्परेचर बढ़ने पे इसकी पावर वो बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपके पास जो मॉसफेट है उसके लिए आपके पास जो वोल्टेजेस हैं वो भी इंक्रीज या एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास ये कम्बैट्स करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे किस चीज़ में था कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होने, जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो आपको VBE 0.6 नहीं 0.5 चाहिए होती थी। थर्मल टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो गया तो आपको 0.5 नहीं 0.3 चाहिए, और फर्दर इंक्रीज हो गया तो ये भी पॉसिबल है कि 0 या 0.1 वोल्ट पर ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल रन अवे, कि आपके पास टेम्परेचर का इतना इफेक्ट आ गया है ट्रांजिस्टर के ऊपर कि कंट्रोल ही नहीं रहा है और वो खुद ही से आपके पास कंडक्शन स्टार्ट करता रह रहा है, जबकि हमारे पास नॉर्मल ट्रांजिस्टर 0 से लेकर 0.7 तक कंडक्ट नहीं कर रहा था और उसके बाद वो कंडक्ट कर रहा होता है, डायोड को कह लें या ट्रांजिस्टर को कह लें। क्लियर? तो ये इसका मकसद होता है। अब उसके टू रिड्यूस चार्ज स्टोरेज लेवल रिजल्ट इन फास्टर स्विचिंग टाइम्स फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन देन प्लानर मॉसफेट्स। ठीक है, अब चार्ज स्टोरेज लेवल्स का मतलब यही है कि आपके पास वो जो कैपेसिटिव प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटिव प्लेट्स को जितना आप चेंज करेंगे उसके लिहाज से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी को चेंज होने का मतलब है कि आपके पास स्विचिंग टाइम भी फास्ट हो रहा है। तो जितना आप हायर फ्रीक्वेंसीज पर जाएंगे उतनी स्विचिंग टाइम भी हायर होगा और उतना आप फास्ट स्विचिंग कर सकते होंगे। क्लियर? तो इन चीज़ों को देखते हुए और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के देखते हुए सबसे पहला जो आपके पास पावर मॉसफेट का स्ट्रक्चर है वो है वी ग्रूव या यू ग्रूव। ठीक है, ये नेम क्यों है? इसको वी मॉसफेट या यू मॉसफेट भी कहेंगे इसकी शेप पर। ठीक है, तो आपके पास अब गेट को थोड़ा सा इंटरनली एक वी शेप दे दी गई। ठीक है, तो आपके पास जो शेप्स हैं वो अब चेंज हो गई। तो क्या चेंज नजर आया आपको वी में और यू में और ई मॉसफेट या डी मॉसफेट में? थोड़ा सा और चेंज भी है, कुछ चेंजेस मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास सोर्स टर्मिनल यहाँ पर है और यहाँ पर भी सोर्स टर्मिनल है। इसका मतलब ये दोनों सेम टर्मिनल्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास, मतलब पे बाद में आते हैं, ड्रेन टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है। तो अब आपको चैनल डेवलप कहाँ करना होगा? आपको चैनल डेवलप करना होगा बिटवीन दिस और बिटवीन दिस। ठीक है, और चैनल डेवलप करने के लिए, आसानी करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर n पॉजिटिव, n माइनस चैनल, n पॉजिटिव चैनल चीज़ें पहले से मौजूद है। तो जब आप कंडक्शन करते हैं किसी n चैनल में तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये सोर्स आ रहा है, ये एक सोर्स टर्मिनल है, और आपने कंडक्शन कहाँ पे करवानी है? ड्रेन टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहले से ही चैनल्स डेवलप हैं, मीन्स आपको ब्रेक कोई नहीं है, दरम्यान में बैरियर कोई नहीं है। बैरियर सिर्फ कितना है? इन दो के दरम्यान में ये जो चीज़ है ना, इसे बैरियर, मैं इसे ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो अब चैनल की विड्थ आप देख लें बहुत ज़्यादा कम होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैनल अगर डेवलप्ड होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आप टोटली इस चैनल को फॉलो करते हुए यहाँ से कंडक्शन कर सकते हैं सोर्स से ड्रेन की तरफ। ये समझ में आई है आपको बात? यस सर। तो जब पहले हम देख रहे थे तो हमारे पास चैनल की विड्थ कितनी है, ये है। हमें ये पूरे के पूरे में चैनल डेवलप करना पड़ रहा है, मीन्स आपको उतना ज़्यादा वीटी चाहिए और फिर आप उस पॉइंट तक पहुंचते हो कि ये चैनल डेवलप हो जाए और फिर आप कंडक्शन कर सकें। अब ये पूरा नहीं है, अब इसमें बहुत स्मॉल सा पोर्शन है जिसको देखते हुए, जिसको कंडक्ट करते हुए वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी डेवलप हो सकता है। तो जहाँ भी जिस भी पाथ पे डेवलप होगा तो वहाँ से आपकी कंडक्शन हो सकती है और उसके पॉसिबल पाथ मौजूद है दोनों तरफ से, सोर्स की तरफ से भी और ड्रेन की तरफ। तो वी ग्रुप में हमने बेसिकली क्या किया है, कोई बता सकता है? मीन्स हमने अचीव क्या किया? हमने ये किया कि हमने चैनल की विड्थ को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, हमने उसे रिड्यूस कर दिया। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास जो चैनल की लेंथ है is set by the thickness of the layer which is controlled by doping density and diffusion time. डिफ्यूजन टाइम क्या है सर? ये आप टाइम जो डेवलप होता है, क्या चाहिए जी होता है? जी जी, जो आपके पास चैनल डेवलप होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। सर अब इससे फिर अब आपके थ्रेशोल्ड पास कम हो जाएगी? तो बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो थिकनेस है लेयर की वो कम हो गई है। ये ऐसा ही है कि आपके पास
वाइट स्क्रीन करते हैं तो आपके पास ये इस तरह का काम है कि आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा का पूरा पाथ डेवलप करना था, ठीक है। अगर हम एक बस की एग्जांपल ले लें, एक बस ने अगर आपके पास कोयटा से कराची मूव करना है तो उसके अंदर अगर 64 सीट्स हैं तो आपको इन 64 सीट्स को रिजर्व करना होता है। 64 सीट्स फुल होती हैं तब ये कोयटा से कराची या कोयटा से लाहौर मूव होती हैं। इसी के रिस्पेक्ट से आपके पास एक 2D कार है, एक स्मॉल कार है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अगर 4 सवारियां मौजूद हों, 4 आपके पास जो ट्रेवलर्स हैं वो आपके पास मौजूद हों, तो आप यहाँ से कोयटा से कराची या कोयटा से लाहौर मूव कर सकते। तो अब हमने क्या किया कि पहले हमारे पास जो ई मॉसफेट है उसका चैनल इतना था जैसे कि हमें एक बस के लिए 64 सवारियां पूरी करनी पड़े, पैसेंजर्स को पूरा करना पड़े। लेकिन अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें कि इतना सा चैनल कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 4 पैसेंजर्स भी हों तो फिर हमारे पास ट्रैवलिंग हो सकती है, हम यहाँ से वहाँ तक मूव कर सकते हैं। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर चैनल के लिए 64 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे जो कि इस सोर्स से इस ड्रेन तक के लिए पाथ क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो आपके पास ये एक बैरियर। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो कंडक्शन के लिए पाथ प्रोवाइड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिसकी वजह से आपके पास पाथ डेवलप हो जाएगा और आप कंडक्शन कर सकोगे। क्लियर? यस सर। और दूसरा ये है कि आपके पास क्योंकि दो तरफ से कंडक्शन हो सकती है, 2 पाथ मिल गए, तो किरचॉफ्स करंट लॉ मींस 2 पाथ फॉलो होंगे तो दोनों की तरफ से करंट। अब मैं इक्वेशन पूछना चाहूँगा आपसे, वो ये होगी कि एक करंट यहाँ से आ रहा होगा उसे हम कह देते हैं IS1 और एक करंट यहाँ से आ रहा होगा उसे हम कह देते हैं IS2। के लिए ये कह सकते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ड्रेन करंट आपके पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, IS1 प्लस IS2। ठीक है, तो हमने वो पैरेलल में करने से रेजिस्टेंस कम कर दी और चैनल की विड्थ कम करने से आपने उसकी कैपेसिटेंस को भी कम कर दिया है। तो दो चीज़ें करने की वजह से वही दोनों चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं तो वही हमने कर ली। अगर आपको ये समझ में आया तो उसके बाद यू मॉसफेट समझ में आ रहा है? जी, यहाँ पर लेंथ ऑफ चैनल भी बताई गई है, तो वही यू स्ट्रक्चर है, सिर्फ वी की बजाय अब आपके पास एक सॉलिड मेटल इंक्लूड कर दिया गया है इसको एक यू शेप में, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI सब्जेक्ट होगा, उसमें शायद स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, फैब्रिकेट कैसे किए जाते हैं वो भी देखेंगे। अदरवाइज अगर आपने देखना हो तो स्टडी के लिए आप फैब्रिकेशन प्रोसेस ज़रूर देखें कि कैसे फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेयर्स लगाई जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसकी। ये तो सर यू उनको वॉश करते हैं फिर वापस से जी कोर हाँ, लेयर लगाते जी हाँ, मुख्तलिफ लेयर्स लगाई जाती हैं और फिर उनको देखा जाता है कि फिर मेटल्स आखिर में इंक्लूड की जाती हैं, कुछ की एचिंग की जाती है, फिर दोबारा से चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो ये क्यू मॉसफेट में हमारे पास आ गया। तो अब भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास दोनों पैरेलल पाथ हैं, किसके दरमियान, ड्रेन एंड सोर्स के दरमियान, ठीक है। तो अब भी आपके पास देखें चैनल की लेंथ, अगर सिर्फ यहाँ पर चैनल डेवलप होता है तो फिर इस चैनल के डेवलप होने से आपके पास कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें अगर आपके पास यहाँ पे चैनल डेवलप होता है, ब्लू कलर इसलिए लिया है कि शायद आपको उससे बेहतर समझ आ सके। तो यहाँ से ये जैसे ही चैनल डेवलप होगा तो इसकी वजह से, क्योंकि ये एक पाथ है कंप्लीट जो कि इस सोर्स से होते हुए यहाँ से आपके पास करंट फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने यहाँ पे शो भी किया गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन पर पहुँच जाएगा, और ये फिर आपके पास चैनल की विड्थ है कि इतनी सी चैनल की विड्थ रिक्वायर्ड है और ये चैनल की लेंथ है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो लेंथ एंड विड्थ डिपेंडेंट होते हैं रेजिस्टेंस पर भी और कैपेसिटेंस पर भी। क्लियर? ये यू एंड पी स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं आप लोगों को? बाकियों को साद, फैजान और बाकी तमाम जितने भी क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरली डिफ्यूज मॉसफेट्स मींस LD मॉसफेट। ये कौन सी पावर एप्लीकेशंस के लिए? ये पावर एप्लीकेशन जो कि आपके पास 10 वाट के लिए यूज हो रही हूँ, इसमें भी आपके पास देखें वही बात हो रही है, शॉर्टर चैनल,
लो इनपुट रेजिस्टेंस देन इज मोड विच अलाउज हायर करंट एंड वोल्टेजेस। तो जब चैनल कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब आपको आप ये एक सोर्स है और ये एक ड्रेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल आपके पास वो है चैनल डेवलप हो रहा है। अब चैनल की लेंथ कितनी है, अब आपके पास एग्जैक्टली चैनल की लेंथ ये है। अगर हम देखते हैं मेरे पास कोई ऐसा कलर मौजूद हुआ की शायद, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल कितना डेवलप करना है कि आपके पास सिर्फ ये चैनल अगर डेवलप्ड हो जाता है तो आपके पास एक पाथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपके पास चैनल बहुत स्मॉल हो चुका है, वो यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, वो यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, वो कहीं पे भी डेवलप। तो हमने बेसिकली हम तमाम पावर स्ट्रक्चर्स में अब कर क्या रहे हैं, हम चैनल को शॉर्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टर भी नहीं करना, हमें इंसुलेटेड बिहेवियर भी उसका कायम रखना है और उसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस को भी हमें स्मॉलर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एक नया LD मॉसफेट है, इसके चैनल की समझ में आ गई, इसमें भी हमने चैनल को फर्दर डिक्रीज कर दी। ये सर जी ये पॉजिटिव एन और नेगेटिव एन लिखे हैं, ये किस लिए सर? ये है होती हैं आपके पास डोपिंग लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट डोपिंग लेवल्स होते हैं। अब एग्जैक्टली मैं उसकी वो वर्ड भूल रहा हूँ, वर्ड मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हम लेयर्स ऑफ डिफरेंट डोपिंग करते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है, इसमें डोपिंग थोड़ी सी कम की गई है, इसमें डोपिंग उससे ज़्यादा की गई, इसमें डोपिंग उससे ज़्यादा की गई, ठीक है। तो मल्टी लेयर ऑफ डोपिंग, उनको फिर N+, N नेगेटिव और N से शो किया जाता है। N एक स्टैंडर्ड है, N पॉजिटिव मीन्स उससे ग्रेटर और N नेगेटिव मीन्स उससे कम। मूवी ये सर सर आपकी आवाज़ कट रही है बीच में। अब क्लियर है आवाज़? ये सर समझिए सर। ठीक। फिर तो इसका ताल्लुक नहीं है सर इस चैनल के? जी यूनस, ये सर फिर N-N है जो +N है, इसका ताल्लुक नहीं है सर इसमें? नहीं ताल्लुक है, लेकिन आप इन सबको, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि आपको ये समझ में होना चाहिए कि आपको ये पता है कि N चैनल का क्या मतलब होता है, मीन्स उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और P चैनल का मतलब क्या है कि आपके पास उसमें एक्सेस ऑफ होल्स हो, मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो आप बाकी N नेगेटिव और N पॉजिटिव वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ डोपिंग लेवल्स हैं, ठीक है, ताकि हायर डोपिंग्स अचीव की जा सके, सॉरी कंडक्शन बहुत ज़्यादा रैपिडली अचीव की जा सके, ठीक है यूनस। सही है सर। ये आपने अभी सर P MOSFET एंड U MOSFET देखा है, उसके बाद आपने LD MOSFET देखा है जी। ये स्ट्रक्चर सारे 3 डायमेंशनल होते हैं, ये 2D में बनाए जाते हैं? नहीं, ये 3 डायमेंशनल में बनते हैं, 3D प्रिंटिंग इसको कहा जाता है। उसमें आपको एक एक स्ट्रक्चर्स की लेयर बाय लेयर चलना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे, अगर थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर को मैं समझाऊं आपको, जब आप फैब्रिकेशन की तरफ जाएंगे, हाल तो वो इस सब्जेक्ट की डोमेन नहीं है, लेकिन आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर डोपिंग के जरिए से एक 3 डायमेंशन में ये N सबस्ट्रेट बनेगा, N नेगेटिव, ठीक है। वो N नेगेटिव बनने के बाद फिर आपके पास एक ऊपर से फोटोथेरेपी उसे कहा जाता है, उसके ज़रिए से आपके पास, आपको पता होगा कि ये जो लेयर है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, इसको एचिंग कर दी जाएगी, इसको निकाला जाएगा यहाँ से, देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, इसका मतलब है यस ये सर। एरिया निकाला जाएगा और इसके अलावा ये एरिया भी निकाला जाएगा। तो ये एरिया जब एक दफ़ा निकाल दिया जाएगा, फिर इसमें दोबारा से डॉपिंग की जाएगी। डोपिंग 2 अलग तरह से की जाएगी, एक यहाँ पर डोपिंग की जाएगी फॉर P सबस्ट्रेट, तो ये फुल अप हो जाएगा, इधर यहाँ पे इस मुख्तलिफ लेयर्स की वजह से एक P सबस्ट्रेट फुल होगी, ठीक है, और ये कम्प्लीटली फुल भी हो सकती है, इस तरह से ये आपके पास N के साथ फुल हो रही होगी और ये आपके पास पीस। फिर आप दोबारा से इसकी एचिंग करोगे कि इस एरिया को क्लियर किया जाए, कि आपके पास ये जो एरिया है इसको दोबारा से इतना एरिया क्लियर किया जाए, और आपके पास ये जो एक स्मॉल सा एरिया और बचा है इसकी फर्दर दोबारा एचिंग की जाएगी। फिर उसके अंदर दोबारा से आपको फिर यहाँ पे N पॉजिटिव प्लेस करना होता है और फिर यहाँ पे भी N पॉजिटिव। तो ये एक डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि 3 डायमेंशनल में लेयर बाय लेयर चल रहे होते हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये बहुत हम माइक्रो लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये वैसे बनते हैं एक वेफर्स पर, और एक वेफर में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, यस ठीक सर है। यस सर।
VLSI होपफुली आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो 3 मॉसफेट्स पढ़ लिया आपने, पावर मॉसफेट स्ट्रक्चर्स, वी मॉसफेट, यू मॉसफेट एंड थर्ड LD मॉसफेट। फोर्थ है आपके पास टी मॉसफेट। टी जस्ट एज इट्स नेम सजेस्ट कि आपके पास टी शेप एक मेंटेन की जा रही है जो कि एक टी शेप है। अब आपके पास क्या है, अब पहले सोर्सेज दोनों अलग अलग की गई थी, अब डोपिंग से ऐसे किया गया कि पहले से उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, तो एक ही सोर्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चैनल डेवलप हो सकता, मीन्स ये, और यहाँ पर भी चैनल डेवलप हो सकता। तो ये भी वही बात है जैसा कि आपको पहले वी मॉसफेट या यू मॉसफेट में नजर आया, इन्होंने डायरेक्शन ड्रेन टू सोर्स शो की है, मैं थोड़ा सा ऑपोजिट शो करता हूँ, सोर्स टू ड्रेन, और फिर यहाँ पर भी हमारे पास सोर्स टू ड्रेन, और फिर ये दोनों आकर एक पॉइंट पर मर्ज हो रही होंगी और ड्रेन की तरफ करंट जा रहा होगा। तो ड्रेन करंट इक्वल होगा दिस करंट एंड दिस करंट। क्लियर? तो हाइयर करंट्स अचीव हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास डुअल गेट। जी ये चैनल कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं या खाली जो आपने बताया उसी जगह पे? नहीं सर जो नहीं, वाइट एरिया है इसमें, ये पूरे वाइट एरिया में कहीं पे भी डेवलप कर सकता है। डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि पहले ई मॉसफेट के लिए मस्ट था कि एटलीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलप हो इस वाइट एरिया में, कि यहाँ से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक चैनल डेवलप होना जरूरी था ई मॉसफेट में। अब इसमें इतना बड़ा एरिया पूरा होना जरूरी नहीं है, वो चैनल यहाँ पे डेवलप हो सकता है, वो चैनल यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, वो चैनल यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है। इस तरह चैनल यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। क्लियर अली? ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अब हमारे पास बहुत बड़ा साइज नहीं है चैनल की लेंथ या विड्थ का, अब हमारे पास चैनल की लेंथ एंड विड्थ बहुत कम हो गई। नेक्स्ट आते हैं आपके पास डुअल गेट। अब गेट डबल हो चुके हैं। गेट डबल होने की वजह से क्या हुआ है कि अब आपने कैपेसिटिव की जो गेट की प्लेट है उसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो कैपेसिटिव की प्लेट को आपने जब डिवाइड कर दिया है, सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दोबारा से आपका वही फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला क्या लिखवाया? 1/2 पाई FC ओ सर XC टू कैपेसिटेंस। इंटू C। तो इसका मतलब ये कि अगर हमने दो जो गेट, जो सिंगल गेट था उसे अब डिवाइड कर दिया है। अब चैनल क्या था? पहले इस N से लेकर इस N के दरमियान क्रिएट होता था, अब दो डिफरेंट चैनल्स क्रिएट हो रहे होंगे, एक चैनल इसके दरमियान क्रिएट हो रहा होगा और एक चैनल इसके दरमियान में क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपने पहले से एक चैनल क्रिएट किया हुआ है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो आपको अब चैनल, फर्ज के पहले अगर हम ई मॉसफेट की बात करें तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चैनल डेवलप करना था। अब इस मॉसफेट के डबल गेट के लिहाज से आपको क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो बेनिफिट ये है कि अब आपको बजाय इसके कि आप यहाँ तक मॉसफेट जनरेट कर रहे हो चैनल, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चैनल डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से लेकर एक यहाँ तक चैनल डेवलप कर रहे हैं। तो देखें, चैनल की जो रेजिस्टेंस है उसे आपने कम कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे चैनल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चैनल ऑलरेडी डेवलप्ड है। क्लियर? तो चैनल को दो हिस्सों में कर दिया। अब दो हिस्सों में करने से कैपेसिटिव की दो सीरीज में कैपेसिटेंस है जो कि कैपेसिटिव प्लेट्स बनती हैं। आपको पता है ना कि चैनल की एक प्लेट बनती है और दूसरी गेट के अपने टर्मिनल की दूसरी प्लेट बनती है। ठीक है, तो आपके पास ये जो दो गेट्स की वजह से आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, तो ये यूजफुल होगा आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी RF एम्पलीफायर एप्लीकेशंस। RF एम्पलीफायर्स कौन से होते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसीज सर। रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज में फिर हम ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल देख रहे होंगे कि हम ये हमें अलाउ कर रहा होता है कि हम गेन को कंट्रोल कैसे करें और उसके ऊपर हमारा ज़्यादा पॉइंट ऑफ फोकस कैसे हो। ठीक है, गेन कंट्रोल भी और डिटेल में भी समझ सकते हैं जब हमें ये पता चलेगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप
जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज तक यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगी, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जो आपको बताता है कि आप इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से हाइयर चले जाएंगे तो गेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो गेन पर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे तब भी आपका गेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो जीरो पर चला जाएगा, या वो लॉसेज में भी आपके एम्पलीफायर को लेकर जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड गेट इज यूज्ड टू एडजस्ट द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व। ट्रांसकंडक्टेंस कर्व आप लोगों को पता है, ट्रांसकंडक्टेंस मीन जीएम के वीजीएस के लिहाज से कितना आईडी चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन किसी लिहाज से भी, तो दोनों तरह के हो सकते हैं, ये डी मॉसफेट के लिहाज से भी हो सकते हैं और ये ई मॉसफेट के लिहाज से भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के सिंबल्स के लिए डबल गेटेड आपने यूज़ किए, डुअल गेट मॉसफेट, दोनों के सिंबल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लियर है? यस सर। मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट लवली पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं CMOS, ये असल में क्या है, इसके हम डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाएंगे। ये वो बेसिक है जिसकी वजह से मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जब आप DLD पढ़ रहे हैं जिसमें आपने एक लॉजिक गेट पढ़ा होगा, एंड गेट पढ़ा है, या आपने एक गेट पढ़ा है नॉट गेट। ठीक है, एक नॉट गेट की IC पढ़ी है आपने? नॉट गेट नहीं किया, एंड किया है अभी तक। अच्छा, मैं नॉट गेट की IC का नंबर बता देता हूँ, उसका नंबर है 74LS02, सॉरी 74LS04। ICs रीड करनी आती हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो उस IC का तरीक़ाकार ये है कि जो U शेप है उसमें उसे रीड किया जाता है और जो कट है उसे टॉप पर रखा जाता है, तो आप U शेप में इसे रीड कर रहे होंगे। तो उसमें 14 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7th पिन होपफुली आपके पास ग्राउंड के लिए यूज़ हो रही होगी, और आपके पास जो 14th पिन है वो आपके पास VCC के लिए यूज़ हो रही है। तो 7 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो 8 9 10 11 12 13 और ये हमारे पास 14 होंगी। क्लियर? तो आपके पास अब ये अगर मिसाल किसी को 74LS04 समझ ना आ रहा हो तो मैंने अपने वो जो MS टीम्स हैं यहाँ पर भी मेरे DLD के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और जो मेरी YouTube चैनल है उसमें भी DLD के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, DLD की लैब्स भी और DLD के लेक्चर्स भी। क्लियर? उसमें इन तमाम गेट्स को मज़ीद डिटेल में भी बताया गया। अब अगर हम नॉट गेट की बात कर रहे हैं, नॉट गेट का सिंबल ये है, ठीक है, एक सिंबल ये है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक गेट यहाँ पे यूज़ होगा, एक गेट यहाँ पर आ रहा होगा, एक गेट यहाँ पर आ रहा होगा, एक गेट यहाँ पर आ रहा, सॉरी नीचे की तरफ ले आते हैं इसको, एक गेट यहाँ पर आ रहा होगा, एक गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है। तो टोटल कितने गेट्स हुए? 3 गेट्स इस तरफ हैं और 3 गेट्स इस तरफ हैं। तो इसका मतलब है कि एक IC के अंदर आपके पास 6 नॉट गेट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब 6 नॉट गेट्स मींस जो आपको कहा जाता है ना वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसका मतलब ये है कि एक IC के अंदर आपके 6 नॉट गेट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक नॉट गेट के अंदर, एक नॉट गेट के अंदर आपके पास 2 मॉसफेट्स मौजूद होते हैं एक नॉट गेट के अंदर। तो एक IC के अंदर कितने मॉसफेट्स हुए सर? 12 नहीं। ठीक है जी, 12। ठीक है, 6 × 2, तो इसका मतलब है एक IC जो 74LS04 की आप IC यूज करते हैं उसमें इन टोटल इस IC में 12 मॉसफेट्स यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास 12 मॉसफेट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं। अब इन 12 मॉसफेट्स को फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये 12 मॉसफेट्स अब मीन चीज़ें आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्स समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चीज़ें कम्प्लेक्स क्या है कि आपको नॉट गेट बड़ा आसानी से एक IC में नज़र आ रहा होगा और उन चीज़ों में नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपके पास ओवरऑल जो टोटल आप देख रहे होंगे वो आपके पास 12 मॉसफेट्स हैं, और अब 12 मॉसफेट में से एक मॉसफेट का स्ट्रक्चर आप CMOS में देख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो एक एंड गेट की IC में कितने गेट्स होते हैं?
एंड गेट की आईसी पढ़ ली है ना आपने, 74LS यस सर 08। कितने गेट्स हैं उसमें? 4 4 गेट्स, ठीक है। और उसमें 4 गेट्स हैं, और एक गेट में जो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एक एंड गेट के लिए, वो हमारे पास यूज होते हैं एक गेट के लिए 4 ट्रांजिस्टर्स। एक गेट के लिए 4 ट्रांजिस्टर, तो टोटल कितने ट्रांजिस्टर यूज हो रहे होंगे? 16 ट्रांजिस्टर इन सिंगल आईसी। क्लियर? तो यस अब सर हम ये एक सिंगल मॉसफेट को यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक सी मॉस कैसे बनाया जाता है। सी मॉस इज ए कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। सी मॉस आगे एफईटी भी होगा, तो एफईटी को हटा दिया गया, सिर्फ सी मॉस लिखा गया है। आपके पास कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और आगे आपके पास क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। कम्प्लीमेंट्री से क्या मुराद है? नॉट गेट पढ़ा है, उसमें यस सर कम्प्लीमेंट का नॉट क्या मतलब है? सर इनवर्स वैसे हमने एक और चीज भी पढ़ा, कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास ए बी एम्पलीफायर डिजाइन करते हुए, उसका क्या मतलब था जी? यस सर उसमें 2 ट्रांजिस्टर थे जो अलग अलग उसके थे जो अलग, पी तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों अलग अलग एक ही सर्किट में दो अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज किए जाएं, एन ट्रांजिस्टर एंड पी ट्रांजिस्टर। तो एक सी मॉस ट्रांजिस्टर क्या होता है? जिसमें हमने एक ही ट्रांजिस्टर के अंदर पी मॉसफेट भी रखा है और एन मॉसफेट भी रखा है। एक ही ट्रांजिस्टर में पी मॉसफेट भी है और एन मॉसफेट भी है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर ड्रेन 1 सोर्स 1, गेट 1 गेट 2, ड्रेन 2 सोर्स 2, तो ये एक ट्रांजिस्टर है जो कि कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये है पी चैनल। और ये एक दूसरा ट्रांजिस्टर है जो कि एन चैनल ट्रांजिस्टर है। तो इन दोनों को कंबाइन, एक जगह पर कंबाइन कर दिया जाएगा, तो ऐसे ट्रांजिस्टर को कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये आपके पास फास्ट स्विचिंग के लिए और लो ऑपरेटिंग पावर्स के लिए आपके पास यूज हो रहा होगा। लो ऑपरेटिंग पावर्स मींस आपके पास जो डिजिटल लॉजिक डिजाइंस में, डीएलडी में या डिजिटल सर्किट्स में आपके पास लो पावर एप्लीकेशंस है, वहाँ पे यूज होता है। लो पावर पे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस मजीद हाई हो गई, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर्स को जो ई मॉसफेट्स हैं। अच्छा ये बता सकते हैं ये डी मॉसफेट है, ये ई मॉसफेट है? ये डी मॉसफेट है एक्सेलेंट, ये डी मॉसफेट्स हैं जिनको आपने कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को आपने कंबाइन किया और वहां पर हो गया। और आपको ये चीज पता है कि अगर चैनल एन है, ठीक है, ये कब कंडक्ट करता है? कि अगर आपने यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडक्शन प्रोवाइड की हो गेट पर? नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, और अगर आप नेगेटिव की होगी फिर तो कंडक्शन मजीद कम हो रही होगी, और तो आप सर जब सर ये पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव ये मजीद रहेगा इन्हांस हो रही होगी। और पॉजिटिव पी के लिए आप जब नेगेटिव प्रोवाइड कर रहे हो तो, और डीएलडी में आप पॉजिटिव को कहते हैं वीसीसी, ऐसे ही, या वीसीसी को आप यस सर कहते हैं 1, और नेगेटिव को आप वहां पे कहते हैं 0, या आप कहते हैं ग्राउंड, ऐसे ही। यस सर फिर इन्हीं चीज़ों को आप आगे फर्दर देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें हमने पी मॉस, ठीक है, पी मॉसफेट और एन मॉसफेट की बजाय इनको पी मॉस और एन मॉस भी कहा जाता है। सर एक मिनट सिर्फ, पी मॉस एंड एन मॉस, जी बोले मुबीन। कि एन चैनल पे नेगेटिव ही अप्लाई होगी सर क्योंकि ब्रेक करना है ना चैनल तो हमें चैनल ब्रेक मींस वो हम देखते हैं कि हमने जब लॉजिकली डिजिटल में परफॉर्म करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है अगर पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्शन होगी, मींस ऑन होगा। और नेगेटिव अगर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो चैनल ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ हो जाएगी। यस सर तो मैं आपकी बात को यहाँ पे लिखे, इसका मतलब ऑन का मतलब क्या है कि आपने अगर वीसीसी प्रोवाइड किया तो ऑन होगा, और अगर वीसीसी मींस 1 प्रोवाइड किया तो ऑन होगा, और अगर आपने 0 वोल्ट प्रोवाइड किए तो वो फिर आपको बाइसिंग्स वगैरह सारी चीज़ें पता हैं, उसकी वजह से क्या होगा? ऑफ होगा। तो डीएलडी की ज़ुबान में हम समझते हैं कि अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑन होगा, 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑफ होगा।
NMOS, और और सर PMOS इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जी क्योंकि ये वो है ना डी चैनल है, जी डी मॉसफेट है सर, इसका तो जी सर। टाइम ज़्यादा लगता है चेंज होने में 0 से 1 में, तो सर फास्ट जी स्विचिंग कैसे? फास्ट स्विचिंग इस तरह से है कि आपके पास इस पर किस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है ना, जी जी तो सर इसके स्विच होने में टाइम लगेगा, जो डिफ्यूजन होएगी सारा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या फिर आएंगे, जी जी। लेकिन जैसे फास्ट स्विचिंग इसकी तो नहीं होएगी। अगर अगर मैं इसको ई मॉसफेट की कंपैरिजन में लिखूँ ना, इसमें चैनल को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ई मॉसफेट की निस्बत फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि आपके पास कोई आपको रुकावट नहीं रहती। मींस जैसे ही आपके इस कट ऑफ से निकलेंगे, इस कट ऑफ पे, कट ऑफ पर आप जीरो में होंगे, और कट ऑफ से जैसे ही आप आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसे फास्ट स्विचिंग कहा गया। और जैसे ही इससे दोबारा, इस पॉइंट से दोबारा आप जैसे कट ऑफ पर पहुंचेंगे ये बंद हो जाएगी। लेकिन ई मॉसफेट में कैसा है? ई मॉसफेट में थोड़ा सा आपको थ्रेशोल्ड वेट करना वोल्टेज। पड़ता है टिल थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये एक जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंचने का है, ये जो डिले क्रिएट कर रहा है, डिले मींस टाइम में रुकावट, मींस स्विचिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है, ये रुकावट आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे डायरेक्टली मींस अगर आप इस पॉइंट पर आप बाइसिंग करते हैं ना, ये पॉइंट मींस आप जैसे ही इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो कंडक्शन हो रही होगी, इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो स्टॉप हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उसको कहा जा रहा है कि फास्ट स्विचिंग स्पीड। बाकी लो ठीक है सर, ऑपरेटिंग समझ पावर। ये एक गेट है जो कि नॉट गेट। ठीक है, तो आपके पास एक पी चैनल मॉसफेट है और एक आपके पास एन चैनल मॉसफेट है। ठीक है, मींस आपके पास जब पॉजिटिव है तो आपके पास कंडक्शन होती है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था कि एन, तो दो तरह के नेटवर्क्स बताए जाते हैं। आप जब सीमोस में आते हैं तो ये एक आउटपुट है, इससे ऊपर का जितना भी नेटवर्क होगा उसे कहा जाता है पुल अप नेटवर्क। ठीक है, पुल अप नेटवर्क क्यों कहा जाता है? नेटवर्क अभी नहीं कह सकते क्योंकि एक ट्रांजिस्टर है, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे तो हमारे पास नेटवर्क होगा। पुल अप मींस ये आउटपुट को पुल कर रहा है टुवर्ड्स अप, मींस हायर वोल्टेज। ठीक है, और आपके पास जो ये नीचे पोर्शन है जो कि आउटपुट से लेकर ग्राउंड तक है, इसे कहते हैं पुल डाउन नेटवर्क। और इसे क्यों पुल डाउन नेटवर्क कह रहे हैं? सर क्योंकि ये वोल्टेज को 0 से ये रहा है। आउटपुट को, क्योंकि जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो आपके पास ये टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? ग्राउंड के साथ। और इसका मतलब है कि ये आपको ग्राउंड की तरफ पुल कर रहा है और ये आपको डाउन मींस लोअर वोल्टेज की तरफ लेकर जा रहा है। तो पुल अप नेटवर्क्स एंड पुल डाउन नेटवर्क्स। तो पुल अप नेटवर्क के लिहाज से आपको हमेशा पता होना चाहिए ये पीमोस से बनेंगे, पुल अप नेटवर्क, और पुल डाउन नेटवर्क हमेशा एनमोस ट्रांजिस्टर से बनेगा। ठीक है, अब पीमोस के लिहाज से आपको ये पता है कि जब आप उसको पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास वो ऑफ हो रहा है, और पॉजिटिव को आपने अभी डीएलडी की टर्म में देख लें तो वो 1 होगा। नॉट गेट समझ तो आता है ना वैसे, मींस ऑपोजिट करता है, 1 को 0 और 0 को 1। तो अब मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि वो हमारे ट्रांजिस्टर की टर्म में कैसे करता है। नेगेटिव तो ये हो जाएगा ऑन। सर एक सवाल था। एक मिनट से मैं क्लियर कर लूँ, ये लिख लूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। पॉजिटिव पर ये आपके पास ऑन हो रहा होगा और 0 पर ये आपके पास। जी मूवी। सर ये एक ट्रांजिस्टर से भी तो हो सकता है सर। कौन सा काम? सर ये नॉट गेट वाला। नॉट गेट का? सर अगर आप एक एन जी चैनल ट्रांजिस्टर लगाएं और उसके जी ड्रेन जी पे से आउटपुट ले लें, तो जब भी जी वो जी पॉजिटिव होगा चैनल ऑन हो जाएगा, वो वोल्टेज 0 हो जाएगी। करेंगे, ये भी हम करेंगे, एनालॉग स्विचिंग में हम ये काम करेंगे। फिलहाल तक आपको सिर्फ नॉट गेट समझाना मकसद नहीं है, ये एक सबसे बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद हमें एंड गेट, नैंड गेट, हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, और होपफुली आपके असाइनमेंट भी एक होगी जिसमें आपने लॉजिक गेट्स को ही डिज़ाइन करना होगा, जिसमें डिजिटल स्विचिंग है। तो सी मॉस के लिहाज से हमने एंड, नैंड, और, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये गेट्स को बनाना है। एक्सनॉर की एक्सप्रेशन क्या है? एक्सॉर का एक्सप्रेशन बताया आपको? एक्सप्रेशन
हाँ मींस जैसे एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी। सर एक वो एक प्लेट होती है और उसके आगे और गेट बना देते हैं। नहीं नहीं, ये ए डॉट बी, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी, ये और गेट का एक्सप्रेशन है। इस पे बार आ जाएगा तो ये नैंड का एक्सप्रेशन है। इस पे बार आ जाएगा तो ये और का नॉर का एक्सप्रेशन है। एक्सॉर का एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, नॉर का एक्सप्रेशन फिर फर्दर चेंज हो जाता है। फिर इन एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि अब इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो एक एंड गेट, दो एंड गेट, दो नॉट गेट और एक और गेट, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें डिज़ाइन। तो जब आप ये डिज़ाइन कर रहे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक एक्सॉर जो एक गेट के अंदर आ रहा है, एक आईसी के अंदर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। क्लियर? हम सिर्फ इन्वर्टर के लिए देख रहे हैं, हम किस बेसिक्स के लिए। तो हम अभी बेसिक्स पे देख लेते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपने यहाँ पर डीएलडी की टर्म में इजीली देख लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 1 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ये ऑफ, और ये आपके पास क्या होगा, ऑन। ट्रांजिस्टर के ऑन का मतलब क्या है कि आपके पास ड्रेन और सोर्स के दरमियान चैनल डेवलप हो चुका है जी। और ओपन का मतलब क्या है, या ऑफ का मतलब क्या है कि ड्रेन और सोर्स दोनों ओपन हो गए, उनके दरमियान में हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो चैनल ब्रेक हो गया, पाथ ब्रेक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि पाथ एक मिल गया है, इस ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया गया यहाँ से। तो देखें ग्राउंड कनेक्टेड है, तो जब आपके पास ये ग्राउंड कनेक्टेड है, ये इस पाथ से होते हुए कहाँ पर जा रहा है, आउटपुट पर जा रहा है। तो जब आपने 1 प्रोवाइड किया है इनपुट में, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा होगा, 0। 0 इस वजह से नहीं मिल रहा कि आपस में कोई चीज़ कर रहा है, वो असल में ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर ने शॉर्ट कर दिया है इस ग्राउंड को आउटपुट के साथ। ये समझ में आया? तो 1 को ऑपोजिट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ये सीमोस का इन्वर्टर है। अब हम जाते हैं दूसरे उसकी तरफ कि हम इसे 0 कर देते हैं। 0 से क्या होगा कि 0 मीन्स नेगेटिव, मीन्स ये ट्रांजिस्टर ऑफ, और यहाँ पर भी 0 आ रहा होगा क्योंकि ये दोनों सेम से कनेक्टेड है, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब ये है कि अब ये दो टर्मिनल शॉर्ट हो चुके हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि अब ये वीसीसी शॉर्ट हो चुका है, कहाँ पर, आउटपुट के लिहाज से, और आउटपुट में आपको मिल रहा होगा 1। तो ये एक नॉर्मल नॉट गेट की अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आपको आउटपुट में 1 मिल रहा होता है या कैसे 0। मीन्स जब अभी तक अगर आपने नॉट गेट नहीं पढ़ा तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि मीन्स आप जो मैं क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता हूँ डीएलडी और ईसीडी साथ में पढ़ने के लिए आपसे, कि आपको अगर वहाँ पर चीज़ समझ नहीं आ रही कि लेट्स सपोज एंड गेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद आंसर 1 कैसे आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो रहा है और कहाँ से वीसीसी शॉर्ट होकर आउटपुट में आ रही है। क्लियर? सर एक चीज़ थी सर। जी पूछे ना सर। क्योंकि हम लोग 0 अप्लाई कर रहे हैं तो सर ये तो ई मॉसफेट है सर, इसको तो कुछ नेगेटिव वोल्टेज नहीं चाहिए होगी चैनल के लिए, और पॉजिटिव वोल्टेज। तो मैंने इसीलिए तो एन चैनल की बात की। आप अभी जो ई मॉसफेट यहाँ पर इन्होंने बता दिया, तो इसका मतलब है कि आपको चैनल डेवलप करने होंगे। ठीक है, देखें 2 अलग से चैनल्स हैं। जब आप पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एन चैनल करने के लिए आपके पास अट्रैक्शन हो रही है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहाँ पे नेगेटिव्स आ रहे होंगे जिसकी वजह से ये चैनल क्रिएट होगा। यस सर, ये तो सही है सर, ऊपर जबकि वाले वो का पी चैनल, तो पी चैनल में इसका ऑपोजिट होता है। जब आप नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं तो तब यहाँ पर पॉजिटिव्स अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव का एक चैनल क्रिएट होगा, और फिर होल्स की मूवमेंट, और फिर दोबारा से वही क्वेश्चन है और वही उसका आंसर है कि होल्स मूव होने का मतलब है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ईडीसी लेक्चर नंबर 1। नेगेटिव वोल्टेज सर हम अप्लाई नहीं कर रहे, हम 0 अप्लाई कर रहे हैं सर, उसमें तो चेंज नहीं आएगा फिर। कैसे? हमने तो 0 वोल्ट्स अप्लाई किए ना ग्राउंड पे। 0 इज अ लो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे चैनल में पी सबस्ट्रेट मौजूद होगा, इसके पूरे के पूरे चैनल में पी सबस्ट्रेट मौजूद होगा। उस पी के लिए ये जो 0 है ये एक हाई लोअर पोटेंशियल है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन हो रही होगी और वो चैनल डेवलप हो रहे होंगे। जिस तरह से यहाँ पर इस पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव्स आ रहे हैं। सर सही सर, समझ गया सर। वो जो एक तीसरी वो लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है जी। अच्छा, तो ये एक नॉट गेट का सिंपल सा मैंने सीमोस समझाया है। ये हम जब डिजिटल पर आएंगे तो हम तमाम गेट्स को उसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर?
क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ पावर मॉसफेट्स को देख रहे हैं। तो पावर मॉसफेट का एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मेटल सेमीकंडक्टर। क्या चेंज हुआ है मॉस और मेस में? क्या समझ में आया? ठीक है सर। जी, ऑक्साइड हटा दिए, कंडक्शन होगी अभी इसमें से हाँ, भी। इसका मतलब है अभी ऑक्साइड हटा दिए। जब ऑक्साइड हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो मजीद कम होगी। ठीक है, यस सर। एब्सेंस ऑफ इंसुलेटर आ जाएगा बिटवीन सबस्ट्रेट एंड मेटल, कॉज द लो कैपेसिटिव इफेक्ट, जिसकी वजह से कैपेसिटिव इफेक्ट लो होगा और आपके पास हाई स्विचिंग अचीव हो रही होगी। ठीक है, बाकी चैनल इसमें वैसे ही है। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एन चैनल है और ये आपके पास शायद ये डी मॉसफेट के लिहाज से और ये ई मॉसफेट के लिए, इनके यहाँ पे चैनल डेवलप करना पड़ेगा और यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर फिर तो फ्लो भी शुरू हो जाएगा गेट से। जी हाँ, तो हम कोशिश करेंगे जिस तरह से हम बेस पर कोशिश करते थे, बेस पर फ्लो होता था, यस तो सर, हम जे कोशिश वो करते बीजेटी थे में। कि हाँ, तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसे नेम बता रहा है, इंसुलेटेड गेट आप कौन से ट्रांजिस्टर को कहते हैं वैसे? मॉसफेट। मॉसफेट्स को। और बाइपोलर ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं आप? जो हमारे साथ है बीजेटी है। जो हमारे पास बीजेटी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया जाए जिसमें बीजेटी की खसूसियात भी हों, क्वालिटीज़ भी हों और मॉसफेट की खसूसियात भी हों। मैंने मॉसफेट पूरा नहीं लिखा, ठीक है, जिसमें हमारे पास मॉसफेट और बीजेटीज की, तो हमारे पास डिफरेंट उनके बेनिफिट्स हैं। तो हम कंबाइंड फीचर्स ले रहे होंगे कि हमारे पास जो फीचर्स हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, मीन्स हमें वोल्टेज कंट्रोल्ड एफईटी से यूज़ किए। इसका मतलब है इनपुट के तौर पर हम एफईटी को यूज़ कर रहे होंगे, इसीलिए गेट इंसुलेटेड रहेगा। और नेक्स्ट आउटपुट के लिए, आउटपुट कंडक्शन करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम बीजेटी लेंगे, जिसकी वजह से आपके पास ये हाई वोल्टेजेस और हाई करंट स्विचिंग के लिए यूज़ हो सकेगा। मॉसफेट में क्या डिफरेंस है कि वो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, जिसकी वजह से वो हायर करंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता था, लेकिन बीजेटी बहुत ज़्यादा हायर करंट गेन प्रोवाइड कर रहा था। तो दोनों को कंबाइन किया गया है, जिसकी वजह से आपको उनकी करेक्टरिस्टिक्स, और उसी चीज़ को मैच करने के लिए आपको ये टेबल गिवन है जिसमें आपको बीजेटी की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और मॉसफेट्स की बताई गई। फिर इन दोनों को मिलाकर आप ये देखें, ये वोल्टेज मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक है कि आप वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं। इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, ये भी एफईटीज की जो है करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो इन दोनों को कंबाइन करने की वजह से अब ना लो है और ना हाई है, अब वो मीडियम है। आगे स्विचिंग स्पीड, ये आपके पास बहुत ज़्यादा फास्ट था और ये आपके पास स्लो था, अब दोनों को कंबाइन करने की वजह से ये मीडियम हो गई। और सैचुरेशन वोल्टेज, उसके लिए आपके पास हाई सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए होता है, उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आपके पास उसको लो चाहिए, जो कि बीजेटी से फर्स्ट। तो आपने दोनों को कंबाइन किए। तो इससे पहले आप ये कैसे करते हैं ईडीसी में? आप ये काम अगर आपने अचीव करना हो तो आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने डार्लिंगटन पेयर यूज़ किया था, याद है यस सर। कि आपने जैसे ही 8 ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्ट लगाया तो गेन बहुत कम हो गया था। सर गिर गया। तो फिर आपने उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया? आपने डार्लिंगटन की खसूसियात को अपनाया कि करंट का गेन डार्लिंगटन से पूरा किया जाए और इस रेजिस्टेंस को दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ किया जाए। तो मल्टी स्टेज यूज़ करने की बजाय इन्होंने एक ट्रांजिस्टर बना दिया जिसे इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का है, जिसमें अगर आपको ये खसूसियात चाहिए, जिसमें से कुछ मॉसफेट की हैं और कुछ बीजेटी की हैं, तो उनको मिलाकर एक ट्रांजिस्टर बना दिए जिसे आप बीजेटी कहते, आईजीबीटी कहते हो। ये उसका डिज़ाइन देखें, सिंबल भी क्लियर है। आधा बीजेटी का है और आधा जो है ना आपके पास एफईटीज का है, और ये इसका आपके पास वो स्ट्रक्चर है आपके पास। इसीलिए इसमें इमिटर, कलेक्टर और गेट होंगे। इमिटर, कलेक्टर एंड गेट। क्लियर? तो ये हमारे पास पावर मॉसफेट्स के लिहाज से जो आपके पास पावर मॉसफेट के स्ट्रक्चर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जो हमारे पास पावर मॉसफेट्स हमने कुछ पढ़े हैं वो ये, अगर क्लियर है तो काइंडली फिर मुझे बता दें। सर क्लियर है सर। सर इनकी लैब भी होगी इन सब की? ओके जी, थैंक यू।